नमस्कार, प्रणाम पहला कि मेरे सारे उत्तराखंड के दोस्तों, आप सभी की परीक्षाएं देखते हुए हमारी रामबाण क्लासें आपके लिए डेली के डेली लगाई जा रही हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी बहुत मजबूती के साथ चल रही होगी और आप निश्चित तौर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो आज हमारा निरंतर की तरह आपके लिए बिल्कुल सर्वोत्तम प्रयास आपके लिए लाया जा रहा है, जिसमें हमारी क्लास में आपके लिए करंट अफेयर है। पहला तो करंट अफेयर है, दूसरा इसमें हिंदी के टॉपिक्स हैं, तीसरा इसमें जीएस है जो हमारी सामान्य भारत से संबंधित है या करंट अफेयर है। तो उसमें अगला है हमारा उत्तराखंड है। तो ये सभी जो आपके परीक्षा दृष्टि से पूछा जाता है जीएस से संबंधित, वो सारा का सारा आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को हमारी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, पसंद आ रही होंगी और ये निश्चित कारगर साबित होंगे आपकी परीक्षा को पूर्ण कराने में। ठीक है ना। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 निम्न में से किसे प्राप्त हुआ है। तो आप जानते होंगे उत्तराखंड सरकार के द्वारा 2021 में एक सम्मान पुरस्कार शुरू होता है जो उत्तराखंड गौरव सम्मान के नाम से जाना जाता है। तो इसकी शुरुआत कब होती है बच्चों, तो इसके बारे में सबसे पहले बात आती है कि इसकी शुरुआत कब होती है, तो 2021 में होती है। अब इसको 2024 में दिया गया क्योंकि अभी ये नवंबर 9 नवंबर को वितरित किए जाते हैं, तो इस वर्ष भी किए जाएंगे। तो उस समय किस किस को दिया गया था, तो उत्तराखंड से 5 लोगों का चयन किया गया था, जिसमें पहले थे हमारे जनरल अनिल चौहान जो कि सेना के हमारे प्रमुख हैं। अगले हैं हमारे हेमंत पांडे जी जो कि हमारे फिल्म क्षेत्र से संबंध रखते हैं। डॉक्टर महेश कुमार हैं, मंगला देवी हैं और प्रीतम भरतवाण। तो उपयुक्त जो सभी उत्तर होगा बच्चों, ये हमारे यहाँ पर क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो आप सभी लोग क्या कीजिएगा कि इन सभी का नाम याद रखिएगा और परीक्षा में इनके पूछे जाने की संभावना अत्यधिक है बच्चों। ठीक है ना। तो हमारे जो उत्तराखंड गौरव सम्मान है ये किन्हें दिया गया था, तो हमारे 5 लोगों को दिया गया था। पहला तो आपसे याद करना है कि ये कब दिया गया था। दूसरा 2024 के कितने सदस्यों को मिला था, तो 5 लोगों को मिला। वो 5 लोगों के नाम आपको याद होने चाहिए। निम्न में से किसे नहीं दिया गया था, ये प्रश्न भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है ना। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों कि वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब दो आपको पता होगा बच्चों, गणतंत्र दिवस जैसे ही हमारा आता है तो गणतंत्र दिवस पर क्या होता है, गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी को क्या होता है बच्चों, हमारे पद्म पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। क्या, पद्म पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। ये पुरस्कार शुद्ध लिखिएगा, ठीक है ना। तो पद्म पुरस्कार में भारत का जो पहला है हमारा, वो क्या है, भारत रत्न है। फिर पद्म विभूषण आता है, फिर उसके बाद भूषण आता है, फिर भूषण के बाद हमारा अंतिम रूप से क्या आता है, हमारा पद्म श्री आता है। तो उत्तराखंड के कितने सदस्यों को जो हमारा पद्म पुरस्कार है 2024 का ये दिया गया था, इसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है। 2025 का नहीं पूछा क्योंकि आप सभी लोग अवेयर होंगे 2025 से और पूछा जा रहा है 2024 का। तो आपको पता होगा हमारे जो भूगोल वेत्ता है, इतिहास वेत्ता है, डॉक्टर यशवंत सिंह कठौत, उनको क्या दिया गया था 2024 का पद्म श्री सम्मान। ठीक है, पद्मश्री सम्मान। और अगला आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि 2025 में यदि आपसे पूछ लेता है, 2025 का भी तो पूछा जा सकता है क्योंकि 26 जनवरी 2000 जो हमारा 25 है इसमें भी तो पद्मश्री दिए होंगे। तो इसमें हमारे 2 व्यक्ति हैं, एक तो हमारे श्री योग जी हैं, दूसरा श्रीमती राधा बहन भट्ट जी। तो इनको क्या हुआ था, 2025 का पद्मश्री दिया गया था, पद्मश्री दिया गया था। तो अत्यधिक महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए है। तो बता रहा है कि 2024 में किसे दिया गया था, तो यशवंत सिंह कठौच को दिया गया था। ठीक है ना बच्चों, इनकी पुस्तकें जरूर याद रखिएगा। बाकी आपसे इनके अवार्ड के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण, भारत का जो नीति आयोग के द्वारा निकाला गया एसडीजी इंडेक्स है, सतत विकास लक्ष्य है हमारे यहाँ। तो इंडिया में इसमें क्या है, रैंकिंग 2023-24 में उत्तराखंड के कौन से जिले को क्या हुआ है, प्रथम स्थान दिया गया है उत्तराखंड के अंतर्गत। एक तो बात करते हैं हम एसडीजी इंडेक्स। एसडीजी इंडेक्स में, एसडीजी इंडेक्स का गोल जो शुरू होता है ये 2015 से लेके 2030 तक के इसके गोल हैं। और कितने गोल हैं, तो 17 गोल हैं, जिनमें हम सबसे पहले बात करते हैं जीरो पॉवर्टी, फिर उसके बाद जीरो हंगर, ठीक है, फिर उसके बाद गुड हेल्थ, फिर गुड एजुकेशन। इस तरीके से हमारे एसडीजी के जो हमारे गोल्स हैं वो 17 गोल हैं। तो उनमें से 4 प्रमुख तो आपको याद रखने ही रखने हैं। और उसमें से इंडिया की यदि मैं विश्व स्तर पर रैंकिंग बोलता हूं, इंडिया की रैंकिंग कितनी है इस बार, तो 99। ठीक है ना, ये अति महत्वपूर्ण है। और यदि मैं बात करता हूं बच्चों, फिर इंडिया के अंतर्गत, ठीक है, इंडिया में इसे रिलीज कौन करता है, तो हमारी नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में आप जानते होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके द्वारा जो बच्चों हमारा एसडीजी हमारा इंडेक्स निकाला गया था, इसमें उत्तराखंड और केरल ये दोनों सामूहिक तौर पर बच्चों क्या है, रैंक फर्स्ट पर हैं। अगर इनका मैं स्कोर की बात करता हूं तो वो कितने हैं, 79 है।
स्कोर इनका कितना है 79 हो गया। अब मैं बात करता हूं बच्चों उत्तराखंड के अंदर, अगली बारी किसकी आती है उत्तराखंड के अंदर। अब इसमें बारी आती है बच्चों जिलों की, तो इसमें जिलों में सबसे पहले जो टॉप पर है हमारा वो कौन है, तो नैनीताल। ठीक है बच्चों, इतनी गहराई से आपको इतना याद अवश्य होना चाहिए कि भारत में किसे मिला है, तो भारत में हमें किसे मिला है टॉप पर, उत्तराखंड और केरल को संयुक्त तौर पर मिला हुआ है, क्योंकि दोनों के स्कोर क्या है 79 है। और उत्तराखंड के अगर अंदर पूछ रहा है तो आपसे किसको मिला हुआ है, पहला नैनीताल को मिला है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा बच्चों, नैनीताल, जो ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है 2023वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किस देश में होगा, तो ये कहां होगा, किस देश में होगा। तो ये प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए ग्लासगो स्विट्जरलैंड में, दूसरा पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा ओटावा कनाडा में, या मलेशिया में। तो आपको याद होगा बच्चों 2022 में हमारा क्या हुआ था, 22वां राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल, तो आपको याद होगा कि राष्ट्रमंडल जो खेल हुए थे ये कहां हुए थे बच्चों, बर्मिंघम में। ठीक है ना, बर्मिंघम में हुए थे। पर अब बारी आती है कि इनका आयोजन कब किया जाता है, आयोजन 4 वर्ष में। अब इस 4 वर्ष को पूरा होने में कितना समय है हमारा, अगले वर्ष, तो 2026 में ये होने हैं। तो ये कौन से क्रम के होने वाले हैं, पहली बात तो 23वें क्रम के होंगे, और ये 23वें क्रम के होने वाले हैं। तो इनका आयोजन कहां होने वाला है बच्चों, तो हमारे स्विट्जरलैंड के ग्लासगो में। कहां होने वाला है, ग्लासगो स्विट्जरलैंड। ठीक है ना, तो ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन चुका है। तो हमारे 23वें जो राष्ट्रमंडल खेल है बच्चों कहां होने वाले हैं, ग्लासगो में होने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि मछली मारने का, तो ये प्रश्न बच्चों हमारा कहां से है, हमारे उत्तराखंड से संबंधित है। मछली मारने का पारंपरिक जो माण मेला है, माण मेला है, मौण मेला कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मौण मेला, किस नदी में आयोजित किया जाता है। आटागाड़ में किया जाता है, अलगाड़ में किया जाता है, प्राणमती में किया जाता है, या बालखिल्य नदी में किया जाता है। तो बच्चों मौड़ मेला जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, हमारी जौनसारी जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा, जौनसारी जनजाति के द्वारा किया जाता है। और इस जनजाति में इनके द्वारा क्या किया जाता है बच्चों, प्रतिवर्ष जो हमारी यहाँ की अलगाड़ नदी है, ठीक है, अलगाड़ नदी में इनके द्वारा जो पुरुषों के द्वारा सामान्य तौर पर खेला जाता है, तो उसमें मछली मारने का प्रयास किया जाता है, मतलब मछली मारी जाती है इसमें। तो मछली मारने से संबंधित हमारा क्या कहलाता है, मछली मारने से संबंधित त्योहार। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, इसका नाम अगर मैं वास्तविक में कहूं तो इसका नाम है मछमौण। ठीक है, और इसमें जो मछली मारने के लिए प्रयुक्त जो पाउडर है वो तिमूर का पाउडर होता है। मछली मारने के लिए प्रयुक्त साधन क्या रहता है हमारा, तो तिमूर, जो तिमूर का पाउडर होता है, तिमूर का पाउडर। और किस नदी में किया जाता है, तो नदी का नाम पूछ रहा है, नदी का तो हमसे पूछ रहा है ना, तो कौन सी नदी है, अलगाड़ नदी। कौन सी नदी है, अलगाड़ नदी। और ये किसके द्वारा किया जाता है, तो पुरुषों द्वारा किए जाने वाला मेला, पुरुषों द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा बच्चों, अलगाड़, ऑप्शन बी आपका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत के वह कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 15 अगस्त 1996 को लाल किले की प्राचीर से पृथक उत्तराखंड के गठन की घोषणा की थी। तो बच्चों आपको याद होगा जो हमारे एच.डी. देवेगौड़ा थे उनके द्वारा कहा गया था कि उत्तराखंड की स्थापना की बात कही जाएगी। फिर उसके बाद हमारे यहाँ उत्तराखंड की स्थापना होती है। कालसी देहरादून में स्थित शिलालेख किस भाषा में, कौन सी भाषा में अंकित है, देवनागरी में, प्राकृत में, अपभ्रंश में, पाली में। ठीक है बच्चों, तो आपको पता होगा हमारा जो कालसी शिलालेख है, कालसी शिलालेख है, ये है किसका, तो सबसे पहले ये शिलालेख किसका है, हमारा अशोककालीन शिलालेख। किसका शिलालेख है, अशोककालीन शिलालेख, जिससे क्या पता चलता है कि उत्तराखंड भी मौर्यों का भी शासन रहा होगा। इसकी खोज किसके द्वारा की जाती है, तो 1860 में जॉन फॉरेस्ट के द्वारा, जॉन फॉरेस्ट के द्वारा इसकी क्या की जाती है, खोज की जाती है। ये कहां पर है बच्चों, तो हमारा जो यमुना और जो हमारी टोंस नदी है उनके संगम पर डाक पत्थर पर स्थित है। ठीक है ना, यमुना और टोंस के संगम पर, यमुना के
संगम कहां पर है? हमारे डाक पत्थर, डाक पत्थर कालसी के पास। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो प्रयुक्त भाषा है, तो भाषा कौन सी है? प्राकृत। और लिपि कौन सी है? संस्कृत। लिपि कौन सी है? संस्कृत। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, प्राकृत इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुली बेगार प्रथा का अंत निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे हुआ था? तो बच्चों आपको पता होगा कि 13-14 जनवरी को जब हमारे यहाँ मकर संक्रांति मनाई जाती थी, 13-14 जनवरी 1921 में क्या होता है, हमारे बद्रीदत्त पांडे और उनके साथियों के द्वारा क्या होता है, बागेश्वर में एक सभा का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो वहां पर सरयू नदी के किनारे पर, सरयू नदी के किनारे पर जो कुली बेगार से संबंधित जितने भी रजिस्टर हुआ करते थे उन्हें सरयू नदी में बहा दिया गया और कुली बेगार का वहां पर क्या हुआ है, अंत हो जाता है। तो बद्रीदत्त पांडे और उनके सहायकों ने कब किया था? तो 13-14 जनवरी 1921 में किस नदी के किनारे पर? सरयू नदी में कुली बेगार से संबंधित जितने भी रजिस्टर थे सारे के सारे बहा दिए गए थे। तो हमारा सरयू नदी के किनारे पर कहां पर है? तो ये बागेश्वर में। ठीक है ना, और यहीं पर क्या हो जाता है, हमारे कुली प्रथा का अंत हो जाता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा बच्चों? सरयू। ठीक है, सरयू का जो उद्गम स्थल है आप बताएंगे कौन सी, कहां से होता है? तो सरमूल ग्लेशियर से। सरमूल ग्लेशियर है कहां? हमारा बागेश्वर जिले में। उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान, आजकल हमारा यूकेएसएससी क्या कर रहा है, आपसे सीधे संस्थान के बारे में पूछ रहा है। जैसे सुदूर संस्थान हमारा कहाँ है? ठीक है ना, भारतीय पुरातत्व संस्थान कहां पर है? और हमारा जैसे एफआरआई है, एफआरआई को रिसर्च इंस्टीट्यूशन का जो दर्जा है वो 2006 में दिया गया था। तो उसको आपका जो डायमंड जुबली है वो कब मनाई गई? तो इस तरीके के आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इनमें भी विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है तो आपसे, उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो कहां है बच्चों? हमारे चमोली के गोपेश्वर में। ये गोपेश्वर कहां है? हमारा चमोली में। ठीक है ना, चमोली की जो राजधानी है गोपेश्वर में, इसका जिले का हेडक्वार्टर है। तो वहां पर क्या है, हमारा इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न पूछ रहा है बच्चों, गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो गढ़वाली समाचार का जो प्रारंभ है बच्चों, कोटद्वार से 1905 में शुरू कर दिया गया था। ठीक है ना, इनके बारे में आप जानते होंगे। अगला प्रश्न है, गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये क्या है बच्चों? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना कब होती है बच्चों? तो 1955 में। और अगर इसी के अपोजिट आपसे पूछता हूं मैं, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है कहां? तो ये है बच्चों हमारे उत्तरकाशी में। ठीक है ना, अगला इसके बाद पूछता है आपसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना होती है बच्चों 1980 में। तो ध्यान दीजिएगा दोनों के दोनों, ये पूछ रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, वो है हमारा राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना है, इसलिए ये प्रश्न हमारा यहाँ पर आता है। तो आपको याद होना चाहिए कब होती है इसकी स्थापना? 1955 में होती है। और उत्तराखंड का या एशिया का सबसे पहला जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? हमारा जिम कॉर्बेट या हेली नेशनल पार्क। केदारनाथ में स्थित गांधी सरोवर, गांधी सरोवर एक अन्य नाम किसे पुकारा जाता है? चौराबाड़ी ताल को पुकारा जाता है, काकभूषणी ताल को पुकारा जाता है, देवरिया ताल को बुलाया जाता है, या नरसिंह ताल को बुलाया जाता है? तो बच्चों आपको याद होगा जब गांधी जी का निधन होता है तो 1948 में उनकी अस्थियों को हमारे चौराबाड़ी ताल में क्या किया गया था? विसर्जित किया गया था, जिस वजह से हमारे चौराबाड़ी ताल को किस नाम से जाना जाता है? हमारे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, किस कुमाऊं कमिश्नर का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल क्या किया गया था? गवर्नर के समय आया था। तो किसके समय में आता है बच्चों? ये स्टैटिक का सीधा क्वेश्चन है, हमारे लुशिंगटन के टाइम पर हुआ था। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, ठीक है, लुशिंगटन के टाइम पर हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण किस ब्रिटिश कमिश्नर के द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया जाता है? 1834 में हेनरी रैमजे के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? तो 1834 में किया जाता है। आधुनिक जो हल्द्वानी है उसके निर्माता किसे कहा जाता है? तो हमारे हेनरी रैमजे को कहा जाता है, उत्तराखंड का किंग ऑफ कुमाऊं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहे बच्चों, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन क्षरण से, खतरनाक अपशिष्ट से, जलवायु परिवर्तन से, या नाभिकीय ऊर्जा से? तो बच्चों आपको याद होगा क्योटो प्रोटोकॉल जापान में कब किया जाता है? हमारे 1997 में होता है। ठीक है ना, ये होता है हमारा जो कोप 8 होता है, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कि जलवायु से संबंधित था। तो ये कहां होता है? हमारे जापान में। कहां होता है? हमारे
जापान में होता है। जापान कहाँ है? हमारी क्योटो सिटी जापान में। तो इसका संबंध किससे पूछ रहा है आपसे बच्चों? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अच्छा, तो यहाँ पर एक प्रश्न हमको दिख रहा है ओजोन क्षरण के लिए। तो ओजोन क्षरण के लिए क्या होता है बच्चों? 1987 में एक हमारे कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, जिसमें हमारा क्या होता है कि ओजोन के जो क्षरण है, जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उनके इंपैक्ट से क्या हो रहा है, हमारी ओजोन गैस का जो क्षरण हो रहा है, तो उस ओजोन गैस के क्षरण के लिए हम क्या करते हैं? हमारे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को करते हैं। कब करते हैं? तो 1987 में। और 1997 में हमारा क्या होता है? जापान में क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंधित है हमारे किससे? जलवायु परिवर्तन से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंधित किससे है? ओजोन क्षरण बचाने से संबंधित है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। संविधान संशोधन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू विच पार्ट? बाल शिक्षा से संबंधित है, नगरीय स्थानीय से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपको पता होगा हमारे संविधान में जो अनुसूचियां थी, अनुसूचियां, तो ये अनुसूचियां कुल जब मूल संविधान था तो कितनी थी? 8 थी। अब वर्तमान में कितनी हो चुकी हैं? 12। तो जो पहली है या हमारी 9वीं हमारी जो शेड्यूल है या अनुसूची है, ये कब जुड़ती है? तो ये पहले संविधान संशोधन से जुड़ती है। ठीक है, संविधान संशोधन इससे जुड़ती है। तो ये होता कब है? 1951। इसका संबंध किससे है बच्चों? तो भूमि सुधार से है। किससे संबंधित है? भूमि संविधान भूमि सुधार से संबंधित है। क्या लिख दिया मैंने? ये किससे संबंधित है बच्चों? इसका संबंध यदि मैं बात करता हूं तो भूमि सुधार। ठीक है, और अगला हमारे जो 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, वो किससे जोड़ी जाती है बच्चों? हमारे 52वें संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, ठीक है। अब ये होता कब है? 1985 में। इसका संबंध किससे है? ये पूछ लेता है। तो दल बदल, ठीक है, दल बदल, एंटी डिफेक्शन बोला जाता है। फिर उसके बाद आता है बच्चों हमारा 11th अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 11th शेड्यूल। तो ये कब होता है बच्चों? हमारे 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन ये कब होता है? 1992 में। अब इसका संबंध किससे है बच्चों? ये संबंधित है हमारे पंचायती राज से। ठीक है, किससे संबंधित है? पंचायती राज से। और 12वां जो हमारा अनुसूची है, ये जुड़ती है किससे? 74वां संविधान संशोधन। ये भी कब होता है? 1992 में। इसका संबंध किससे? हमारे नगर नियोजन से। जो म्यूनिसिपैलिटीज है ना, उसका संबंध किससे है? हमारे 12वें शेड्यूल से। तो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो यहां पर प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा बच्चों? हमारा नगरी नहीं, ये तो हमारा कौन सा हो गया? जैसे बाल शिक्षा नहीं, ये हमारे 86वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 21A। अगला स्थानीय निकाय नहीं, वो तो हमारा 12वां अनुसूची है। पंचायती राज व्यवस्था तो हाँ, तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि हमने अभी देखा ना 11वीं अनुसूची में क्या कहा जा रहा है? 73वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया और इसका संबंध किससे? हमारे पंचायती राज से। इसके अंतर्गत जो विषय है कितने हैं? कुल 29 विषय हैं। अगला पूछ रहे हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब होती है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का नाम आपने सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या नाम सुना होगा? WHO। तो WHO की बच्चों स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है बच्चों 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो जेनेवा में। जेनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड। कहां है? स्विट्जरलैंड में। तो बच्चों आपसे अगर ये पूछ रहे हैं, और इसी दिन 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है एवरी ईयर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 1945 में किसकी स्थापना होती है? 24 अक्टूबर 1945 को हमारे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चों आपसे कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आपको मैंने कुछ दिनों इसके जो पहले वाली वीडियो है इंपोर्टेंट आयोग या कमीशन के बारे में बताया था। तो भारत में होता है बच्चों एक चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग। ठीक है, कौन सा? केंद्रीय, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। सेंट्रल इलेक्शन
कमीशन। अब मैंने जब इसके बारे में कहा था बच्चों, तो इसकी जो संरचना होती है इसके बारे में कहा था कि इसकी संरचना में मैंने एक अध्यक्ष होता है, दो अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष के बारे में जब मैंने आपसे कहा था, तो इसके वर्तमान के जो 26वें हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी पूछ रहे हैं, चुनाव आयुक्त, हाँ, निर्वाचन आयुक्त या अधिकारी, वो कौन है? तो वो है हमारे ज्ञानेश कुमार, ठीक है। इसके पहले वाली वीडियो में जस्ट मैंने बताया है। और अगला मैंने बोला था इसके जो दो आयुक्त होते हैं, आयुक्त मतलब कमिश्नर, तो दो आयुक्त में हमारे इसमें पहले कौन है? हमारे डॉक्टर एस सिंधु, सुखवीर सिंह सिंधु, ठीक है। दूसरे कौन है? हमारे डॉक्टर विवेक कुमार, विवेक कुमार। तो प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो ज्ञानेश कुमार हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? रमन शर्मा, हरिशंकर ब्रह्या, ज्ञानेंद्र वर्मा, डॉक्टर नसीम जैदी। अच्छा, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन ही नहीं है तो ये ऑप्शन इसमें कुछ गलत हो गया होगा, तो आप नया ऑप्शन करके लिख लीजिएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई कौन से है? हमारे डॉक्टर ज्ञानेश कुमार, ठीक है। कौन है? ज्ञानेश कुमार है। तो इनका जो बच्चों अपॉइंटमेंट है किसके द्वारा होता है? हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। इनकी जो नियुक्ति है ना, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इनका जो कार्यकाल होता है बच्चों, टेन्योर, कितने साल का होता है? या तो 6 वर्ष का होता है या 65 इयर्स ऑफ एज, वर्ष की आयु का होता है बच्चों, ठीक है। ये आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है, कभी ये कार्यकाल के बारे में पूछता है। इसका मतलब ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति 65 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है जिसने, अगर वो मान लीजिए 62 वर्ष का है, अगर मान लीजिए 60 वर्ष का है और उसका 6 साल का कार्यकाल अपना टेन्योर पूरा हो चुका है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि उनको उनके पद से निकाल दिया जाता है। मतलब निकाल क्या दिया जाता है? उनका पद जो अवधि होती है वो समाप्त हो जाती है। अगला क्या है हमारा? 65 वर्ष का मतलब ये है कि अगर उन्होंने 65 इयर्स ऑफ एज अगर कंप्लीट कर ली है, तब भी उनको क्या दिया जाएगा? रिटायरमेंट दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो इस तरीके से हमारे जो ज्ञानेश कुमार है ये कौन से हैं? 26वें हैं। इससे पहले कौन थे? हमारे राजीव कुमार, याद रखिएगा, ठीक है। अभी इलेक्शन कमीशन का दौर चल रहा है, तो आपसे इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछ सकता है, जिसका संबंध कहां पर है? आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है, ठीक है बच्चों। और 21 भाग से संबंधित है, ये आपसे पूछ लेता है, तो भाग 15, इलेक्शन कमीशन का भाग 15 है, ठीक है। अगले बारे में हम बात करते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन। आप लोगों ने आरटीआई के बारे में सुना होगा ना, कई सारी जगहों पर आरटीआई लगाई जाती है, इसको क्या बोला जाता है? राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। राइट फॉर इंफॉर्मेशन जो एक्ट है हमारा, कब पारित किया जाता है? तो इसकी स्थापना कब होती है बच्चों? हमारे 2005 में होती है। 12 अक्टूबर 2005 को हमारे जो हमारा ये राइट टू एजुकेशन है, ये क्या हो जाता है? राइट टू इंफॉर्मेशन, सॉरी, ये पास हो जाता है बच्चों, ठीक है ना, ये एक्ट पास हो जाता है और हमारे इंडिया में क्या होता है? ये लागू हो जाता है। तो इसी के अनुसार आप आरटीआई लगाते हैं किसी पर भी, ठीक है ना, अगर आपको जानने की इच्छा है तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो बनावटी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अब यहाँ पर बच्चों आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है, ये किसका पूछा जा रहा है? तो हिंदी का पूछा जा रहा है। अब क्या कह रहे हैं? जो बनावटी हो मतलब जिसको बनाया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पर हमारे से पूछा जा रहा है। क्या होगा? प्राकृत होगा, कृत्रिम होगा, प्राकृत होगा या नैसर्गिक होगा। तो जिस चीज को बनावटी हो मतलब जिसको बनाया गया हो, ठीक है ना, जिसको बनाया गया हो वो क्या होगा बच्चों? कृत्रिम होगा, आर्टिफिशियल होगा। जैसे घर है, घर को आपके द्वारा क्या किया गया है? बनावटी है, इसको आप डिजाइन कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं। तो घर क्या है? कृत्रिम रूप से बनाया गया है, ठीक है। मोबाइल है, आप आजकल देखते हैं कि कोई फोल्डेड मोबाइल आता है, कोई फ्लैक्स मोबाइल आता है, कोई जेड फोल्ड आता है, अलग अलग तरीके के मोबाइल हमारे आते हैं। तो उनमें हमने क्या देखा कि जो बनावटी हो, जिसे बनाया जा सकता है, वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? कौन सा वाक्यांश है बच्चों? हमारा कृत्रिम होगा, आर्टिफिशियल होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन के बारे में अच्छा बच्चों आप लोगों से प्रश्न है, तो स होगा, ल होगा, ध होगा या ज्ञ होगा। आप लोगों को मैंने व्यंजन पढ़ाए हुए हैं और व्यंजन में मैंने आपको बताया था अंतिम रूप से जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, मतलब जिनका निर्माण संयुक्त का मतलब है कि दो व्यंजन आपस में मिलकर किसी एक जो व्यंजन है उसका निर्माण कर रहे हैं। तो इसी क्रम में मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि जो हमारे हैं कुल संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। पहला कौन सा होता है? क्ष, दूसरा त्र, तीसरा ज्ञ और चौथा कौन सा होता है? तो श्र, जिसमें आप श्रमिक को देखते हैं, ठीक है। अब यदि मैं बात करता हूं श्र की, तो श्र में आपको क्या देखने को मिलता है बच्चों? जब आप क का संयोग किसके साथ करते हैं?
मूर्धन्य सौ के साथ करते हैं। त्र में क्या होता है, आधा त का मेल आप किसके साथ करते हैं, र के साथ करते हैं, त्र बन गया। अब ज्ञ में क्या होता है बच्चों, जौ का मेल आप जब किसके साथ करते हैं, य के साथ, च छ ज झ य। अगला हमारा क्या आता है बच्चों, श्र। श्र में क्या होता है बच्चों, सौ का मेल जब आप किसके साथ कराते हैं, र से करवाते हैं, ठीक है ना, ये अलग है। हाँ, इसमें आप कंफ्यूज मत करिएगा, ये क्या है, ये है श्री, मतलब क्या है, श्रृंगार। इसका किसका किसका मेल हो रहा है, आधा सौ का और री से ऋषि का, तो ये गलत हो जाएगा। तो श्री में आपने ध्यान देना है कि क्या होगा, तालव्य सौ और रौ का मेल होगा। ज्ञ में हमारा किसका मेल होगा, जौ का और य का मेल। त्र में त का और रौ का, और क्या कहते हैं, क्ष में, क्षत्रिय वाले में श का मेल होगा, ठीक है ना। तो अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर क्या होगा, इसका सही उत्तर कौन सा होगा बच्चों, हमारा ज्ञ, क्योंकि इसका मेल किससे होता है आपको पता है, ज और ज धन य, इसको बोला जाता है ज। कई सारे लोग क्या करते हैं, जैसे विज्ञान पढ़ते हैं ना, संस्कृत का उच्चारण करने वाले, इसे क्या पढ़ते हैं, विज्ञान। किस वजह से पढ़ते हैं, ज और य के वजह से, ठीक है ना। नासिक के व्यंजन य आता है तो विज्ञान पढ़ा जाता है इसको, विज्ञान और विज्ञान। तो हम इसको सीधे आमतौर पर तो विज्ञान बोल लेते हैं, पर संस्कृत में इसका शुद्ध उच्चारण कैसे होगा, विज्ञान, यान, ठीक है ना, विज्ञान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वर्णों में से पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर कौन से होते हैं बच्चों, पंचमाक्षर कहो, नासिक के व्यंजन कहो, एक ही बात है। तो जब आप बच्चों किसी वर्ग को पढ़ते हैं, जैसे यदि मैं बात करता हूं व्यंजन वर्गों की, व्यंजन वर्ग क्या है, चलिए देखते हैं। जैसे क वर्ग सुनाया जाता है, फिर हमारा च वर्ग सुनाया जाता है, ट वर्ग, फिर हमारा त वर्ग, फिर हमारा प वर्ग आता है। तो जब बच्चों हम इनके बारे में बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, क के वर्गों को शुरू करते हैं और अंतिम में हम कहां पर आके शुरू देते हैं इसको, ङ पर, क ख ग घ ङ, च छ ज झ य। तो यहां पर हमारा क्या आ जाता है बच्चों, य आ जाता है। फिर ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो इस तरीके से जो हमारे पांचवें हमारे वर्ग के व्यंजन आते हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है, पंचमाक्षर, या इन्हीं को क्या बोला जाता है, नासिक के व्यंजन, ठीक है, क्या बोला जाता है, नासिक व्यंजन बोला जाता है। तो इस वर्ग को ध्यान में रखते हुए, तो अब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, क्या घ होगा, नहीं बच्चों, ये तो हमारा महाप्राण हो जाएगा। महाप्राण का मतलब जिसको उच्चारण करने में हमारी स्वर कंठ जो है वो ऊपर आवाज आ रही है, जैसे क ख ग घ। तो अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण। पांचवे में जो आता है हमारा, उस वर्ग पर देखते हुए हमें क्या महसूस होता है कि हम इनको नासिक के से, अपनी नासिका से इसका उच्चारण करते हैं। तो कौन सा सही होगा इसमें, म। अपने आप में म क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो हमारा उच्चारण है ये म में, नासिक के व्यंजन में सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची है। अब पर्यायवाची भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। आपको याद होना चाहिए, घोड़ा का याद हो, अर्जुन का याद हो, अगला घर का याद हो, सांप का याद हो, पंकज, पंकज किसका है हमारा, कमल का याद होना चाहिए, सूर्य का याद होना चाहिए। तो इनको जब आप कंठस्थ कर लेंगे, आपकी परीक्षा आपके लिए क्या हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी बच्चों। तो यदि मैं बात करता हूं आसमान का, तो आसमान का क्या अनल होगा, नहीं जी, ये तो हमारे अग्नि का है। पवन का, तो ये तो हवा का है जी। गगन का, तो हाँ गगन का होगा। सुमन किसका होगा, हमारे फूल का होगा। तो गगन इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अनल किसका है, अनल एक बार पिछली बार यूकेएसएससी ने पूछा है, तो अनल किसका हो गया है, अग्नि का। पवन किसका हो गया है, वायु का। गगन आसमान का, और सुमन किसका हो गया है, पुष्प का। पुष्प यानी फूल, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर हमारी रेलगाड़ी चढ़ेगी। तो इसमें हम क्या देखते हैं, सीरीज के फूल किसकी रचना है। तो बच्चों आपने हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में पढ़ा होगा। ये हमारे पद्य खंड गद्य खंड के जितने भी हमारे रचनाकार हैं, वो आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो उन्हीं में से एक है हमारे कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो उनकी जो रचना है वो क्या है, सीरीज के फूल, ठीक है ना बच्चों। आप अवश्य तौर पर इन्हें याद करिएगा। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद हो गए, और महादेव, जो हमारे महादेवी वर्मा हो गई। तो ये सभी के सभी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं में से एक अति महत्वपूर्ण क्या है, हमारे सीरीज के फूल। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो कौन सा हमारा शुद्ध है, तो निरस, नहीं जी, निरस नहीं होगा। पारिवारिक नहीं होगा, पारिवारिक होता है। उज्जवल, उज्जवल भी नहीं होगा। उज्जवल का तो आपसे कई बार पूछा गया। उज्जवल शुद्ध लिखते हैं, उ आधा ज व ल, उज्जवल, ठीक है। और अतिथि, अतिथि, अतिथि में क्या होगा हमारा, सही उत्तर होगा अतिथि, ठीक है ना। जिसके आने की कोई तिथि ज्ञात ना हो उसे अतिथि कहते हैं। अनेक शब्दों में एक शब्द के लिए भी ये पूछा जा सकता है। आज का आपके लिए अंतिम प्रश्न है। यदि मैं बात करता हूं योगाभ्यास की, तो योगाभ्यास शब्द में कौन सी संधि है। अगर मैं आप इसको तोड़ोगे तो इसके आप संधि को देखिए बच्चों, योगा, गा, आ आया ना, तो मतलब क्या है
कि स्वर उच्च होता है। तो आपने संधि में देखा होगा बच्चों, यदि मैं स्वर संधि की बात करता हूं तो स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं। कौन सा? सबसे पहले आता है दीर्घ, दूसरा आता है गुण, तीसरा आता है हमारा वृद्धि, चौथा आता है हमारा यण, पांचवा आता है हमारा क्या? अयादि। ठीक है, तो जब आप दीर्घ में आते हैं तो आप यहां पर उच्चारण करते हैं आ का, आप यहां पर करते हैं ई का, और आप उच्चारण करते हैं ऊ का, बड़े ऊ का। ठीक है, तो इसमें बच्चों आप ध्यान देते हैं कि जब आप आ बना रहे हैं तो आ कैसे बनता है हमारा? 4 ओ या आ का मेल किसके साथ कराते हैं? ओ या आ के साथ करवाते हैं। तो उसी में यदि मैं बात करता हूं योगाभ्यास की, किसकी बात करता हूं? योगाभ्यास की, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? योग धन अभ्यास। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि गौ, गौ के पीछे क्या लगा हुआ है बच्चों? अ, तो अ धन अ बराबर हमारा क्या बना रहा है? ये आ बना रहा है। तो इस स्थान पर हमारी कौन सी संधि होगी बच्चों? दीर्घ संधि होगी। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। यण संधि में क्या बनता है? य र ल व। गुण संधि में क्या बनता है? ए और आई। वृद्धि में क्या बनता है? आई और औ बनता है। ठीक है ना बच्चों, तो आज की जो हमारे प्रश्नावली थी, इस प्रश्नावली में आप सभी लोगों को हिंदी से संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित और भारत के जितने भी महत्वपूर्ण थे या उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए गए। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और आपकी ये कक्षा आपके परीक्षा के लिए रामबाण अवश्य साबित होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। हम जाते जाते हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए धन्यवाद।